सर झुकाए डॉक्टर को स्टेसिस लगाते हुए देख रहा था। डॉक्टर ने बैंडेज करने के बाद ग्लूकोस उतारे और मेडिसिन लेकर पर्चे पे मीर साहब दिन की जाने बढ़ाया। मीर साहब मेडिसिन लिख दिए, ज़ख्म काफ़ी गहरा है, कुछ दिन एहतियात करना होगी। प्रॉपर मेडिसिन लेंगे तो जल्द ज़ख्म भर जाएगा। डॉक्टर साहब हिदायत दे रहे थे। मीर सजावल बेजारी से उठकर बाहर निकला और गाड़ी में बैठ गया। कितना समझाया था, फिर ओवर रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत थी? तुम भी अजीब इंसान हो। मीर साहब दिन इसके बराबर बैठते हुए खफी से बोला। ताने शाने देने की हद तक तो ठीक था, मगर शादी के दूसरे ही दिन तलाक की बातें कर रही, मेरा दिमाग ख़राब नहीं होगा? मीर ने अखड़ लहजे में कहा। वो कहेगी, ज़ाहिर है अपनी फ्रस्ट्रेशन तो किसी तरह तो निकालेगी, तुम्हें अज़ियत पहुँचाने के लिए यही सब कुछ करेगी, मगर तुम्हें सब्र और तहम्मुल से काम लेना होगा। मीर सैफुद्दीन ने इसको समझाने की कोशिश की। मुझे सब कुछ गँवारा है, लेकिन ये तलाक वाली बात अगर इसने दोबारा की, मैं इसको शूट कर दूँगा। ख़ुद को भी बिगड़ कर बोला, तुम्हें समझाना चूहे शहर लाने के बराबर है। अब जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। वो लोग हवेली पहुंच चुके थे। मीर ने गारा भरा और गाड़ी से उतरकर तेजी से अंदर चला गया। मीर को जरताश की फिक्र सता रही, जो इसके ज़ियाराना रवैये पर खौफजदा हो गई थी। वो रूम में पहुंचे तो जरताश सोफे में सर झुकाए बैठी थी, इसकी आंखों से आंसू जारी थे। मीर धीरे कदमों से चलकर इसके पास आया, दोनों ज़मीन पर बैठ गया। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, कसम से बहुत शदीद गुस्सा आ गया था। वो शर्मसार हो रहा था। जरताश ने नम पलकें उठाकर इसकी तरफ देखा, फिर चेहरा दूसरी जानिब मोड़ लिया। जरताश ने खुद को कुछ भी गलत कहने से रोकने की हद अलमा का कोशिश की। प्लीज़ जल्दी से मुँह ठीक करो, प्रॉमिस अब कभी गुस्सा नहीं करूँगा। इसने जरताज का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके रुखसारों पे फिसलते आंसुओं को लबों से चूम लिया। जरताज ने खफी से देखा, माई प्रिंसेस, आपने तो आंसू की बारिश में मेकअप ओवर का सत्यानाश कर दिया। इस तरह रोई हुई हैं जैसे मैं मर गया था। मीर इसके फैलते हुए शेड्स पर अफसोस करते हुए बोला। जरताज ने दहल कर इसकी तरफ देखा। दिलबर सही ऐसे न देखो, कहीं फिर से प्यार ना हो जाए। मीर शरारत इसकी चेहरे पर झुका। जरताज ने घबरा कर पलकें झुका ली। मैं इस उल्लू की पट्टी ब्यूटिशियन को बुलाता हूँ, मेरे तैयार होने तक वो टचिंग कर देगी। इसने इज्जत में कहकर कॉल मिलाई। जरताज तासुस से इसके खून आलूद कपड़ों को देख रही थी। वो दोनों फोटो सेक्शन के बाद जब पंडाल में पहुंचे तो इन पर उठने वाली हर एक निगाह सताइशी थी। इन दोनों की जोड़ी कमाल लग रही थी, हर निगाह में हसरत और रश्क था। मीर सजावल ने जरताज के साथ चलते हुए उसकी कमर के गिर्द बाजू हमाइल किए थे। जरीना और दीन मोहम्मद के चेहरे से खुशी जगमगा रही थे, कि जबकि फ़ायज़ा बेगम के लिए मंजर इंतहाई नागवार था। वो दोनों एक साथ चलते हुए स्टेज तक पहुंच गए। मीर सजावल ने सरताज का हाथ थामकर स्टेज का स्टेप चढ़ने में मदद दी। ब्लैक शलवार सूट पर फॉन कोट पहने नफासत से सेट किए गए सिल्की बालों में अपनी जिगर जिगर करती आंखों से मीर सजावल के खौफ से जाने वाली कई ख्वाहिशमंद दिलों की धड़कनों को मुंतशिर कर गया था। वसी वारिस स्टेज पर लोगों का हजूम लगने लगा, मगर फ़ौरन ही फ़ायज़ा बेगम की हिदायत पर वीआईपी शख्सियत की बेगम के लिए स्टेज पर से सबको हटा दिया गया। एक के बाद एक सब ने दूल्हा दुल्हन को मुबारकबाद दी और तवाइफ दिए। सभी के जुमले में दोनों के लिए तारीफ़ी कलामात थे। मीर सजावल की वल्हाना नज़रें गाहे बागाए सरताज के चेहरे का तवाफ़ कर रही थी। दिलबर साई, मेरे मासूम दिल पर सादगी में इतना सितम ढाती हैं, ये जलवे तो इस पर बिजलियाँ गिरा रहे हैं। मीर ने सरताज के भेद करी सरगोशी की। सरताज ने घबरा कर इधर उधर देखा। कल रात तो मेरा इंतज़ार नहीं किया था, और पहली गलती समझ के मैंने माफ़ भी कर दिया था, मगर दोबारा माफ़ी नहीं मिलेगी। इसने फिर शरारत से गंभीर सरगोशी की। सरताज की पलकें लरजने लगीं। मीर साहब, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? चोट कब लगी? एंट्री के वक्त ही उन्होंने मीर का हाथ देख लिया था। स्टेज पर पहुंचकर फिक्रमंदी से पूछने लगी। रानिया भी इनके पीछे हैरान व परेशान खड़ी थी। आपकी बहू ने मुंह दिखाई का तोहफा दिया, इसका भी तो हक बनता था ना? मीर मुस्कुराहट दबाकर बोला। हद हो गई, माँ को कितना सताओगे? इसके पीछे खुद तो पागल हो रहे हो, साथ हमें भी कर रहे हो। फ़ायज़ा बेगम ने शोला बार निगाहों से जरताश को घूरा। खैर है अम्मा, मामूली ज़ख्म है, सुबह तक ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो। मैं जेंट्स की तरफ जा रहा हूँ, लापरवाही से बोला। रानिया, तुम मेरी दिलबर का ख्याल रखना। इसने रानिया को तंबिया किया। ओके भाई। रानिया इसकी फिक्रमंदी पर बेसाख्ता हंस पड़ी। ओहो, मीर की लम्हा लम्हा बढ़ती दीवानगी पर फ़ायज़ा बेगम की जान जल गई। मुझे वापसी में देर हो जाएगी, लेकिन पूरा यकीन है तुम आज मेरा इंतज़ार ज़रूर करोगी, मीर सजावल ने बराह रास्त कहा। मीर सजावल की इल्तिजा आमिज़ फरमाइश पर जरताज की हथेलियाँ तर होने लगीं। वो दिलकश मुस्कुराहट उछालता स्टेज से उतरकर जेंट्स साइड पर चला गया। पंडाल के सामने खड़ी रुखसाना बेगम और समीना बेगम की आंखें भीग गईं। माजी के कई खुशगवार और तल्ख मंजर एक साथ नज़रों में घूम गए। सफदर शाही ने इंटरेस्ट पर छोड़कर खुद जेंट्स पोर्शन की तरफ बढ़ गए। वो दोनों छोटे छोटे कदम उठाती पंडाल में दाखिल हुए। मेहमानों की तरह चेयर संभालने की बजाय इनका रुख स्टेज की जानिब था। वो जैसे स्टेज के नज़दीक पहुंची, फ़ायज़ा बेगम की नज़र इन दोनों पर पड़ी। अपने मिजाज के खिलाफ फ़ायज़ा बेगम तवील अरसे बाद इन्हें देखा वल्हाना इनकी तरफ लपकी। रुखसाना, समीना कैसी हो? 20 साल बाद मिलकर बहुत खुशी हो
रही है। फ़ाइज़ा बेगम खुशगवार हैरत से इनके गले मिली। फ़ाइज़ा तुम अभी भी इतनी खूबसूरत हो, मुझे तो कहीं से भी नहीं लग रहा हम 20 साल बाद मिल रहे हैं। समीना बेगम का अंदाज़ सताइशी था। बस ज़रा-सी मोटी हो गई हूँ। फ़ाइज़ा बेगम हँस पड़ी। इतना तो चलता है। खैर से बेटा शादीशुदा हो गया है। रुखसाना बेगम ने हिस्सा लिया। आ जाएँ बैठकर बात करते हैं। फ़ाइज़ा इन्हें स्पेशल गेस्ट्स के लिए बतौर ख़ास सीट के लिए किए गए हिस्से की तरफ बढ़ी। ज़ैनब नहीं आई, इसको भी साथ ले आती। फ़ाइज़ा बेगम ने सोफ़ा सँभालते ज़ैनब के बारे में पूछा। वो कहीं नहीं जाती, वजह तो तुम जानती हो। रुखसाना धीमे लहजे में बोली, तुम लोगों ने दोबारा इसकी शादी की कोशिश क्यों नहीं की? तुम्हें क्या लगता है हमने कोशिश नहीं की होगी? मुअज़्ज़म शाह के बाबा ने बहुत कोशिश की थी, कई रिश्ते भी आए मगर वो मानी ही नहीं। रुखसाना बेगम ने अफ़सरदगी से कहा, वो बेवकूफ़ है, निकाह ही तो था, चाहती तो दोबारा घर बसाकर नई ज़िंदगी का आगाज़ कर लेती, खामख़ा रोक लगा कर बैठी है। फ़ाइज़ा बेगम ताज्जुब से बोली और सामने खड़ी रानी को सर के इशारे से अपने पास बुलाया। रुखसाना, ये रानिया है, गनसफ़र भाई की बेटी। रानिया ने दोनों को सलाम करके हाथ मिलाया। माशाअल्लाह बहुत प्यारी, इधर बैठो बेटा मेरे पास। रुखसाना ने पुरशौक़ नज़रों से इसका जायज़ा लिया। रानिया इनके बराबर में बैठ गई। बिल्कुल अपनी माँ जैसी है, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। रुखसाना बेगम इसे तसव्वुर की आँख से मखदूम शाह के बराबर खड़ा देख रही थी। रानिया, ये शाहपुर से आई हैं, सफदर शाह की बेगम है। फ़ाइज़ा बेगम ने इसका तारुफ़ करवाया। मखदूम शाह की वालिदा। रानिया ने चौंक कर इनकी तरफ देखा। इसे ग्रेसफुल रुखसाना बहुत अच्छी लगी। रानिया को इनके लम्स में ममता का भरपूर एहसास हुआ। मैंने सुना है तुमने मुअज़्ज़म शाह की शादी सुंदर की बेटी से की है। फ़ाइज़ा बेगम का अंदाज़ सरसरी था मगर तजस्सुस से भरपूर था। हाँ, वो मेरे लिए सुंदस की बेटी नहीं, मेरी बहन की बेटी है। और सबसे बड़ी बात है कि मुअज़्ज़म शाह की पसंद थी। रुखसाना बेगम बोली, वैसे बड़ी बात है समीना, तुमने भी मसाइल काम कर दी। देवर की औलाद को सगी औलाद की तरह दिल से लगा के रखा। फ़ाइज़ा बेगम मज़ीद बोली, मैंने कभी इसे देवर की औलाद समझा ही नहीं। तैमूर भी मेरे लिए मेरी औलाद जैसा ही था, तो इसकी बेटी मुझे क्यों ना अजीज़ जान होती। समीना बेगम धीरे से नम होते लहजे में बोली। फ़ाइज़ा बेगम हंगारा भर कर रह गई। मुझे मीसा जैसे पागल जज्बाती इंसान के साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था। इस तरह तो वो बार-बार खुद को नुकसान पहुँचाएँगे और मैं सबकी नज़रों में कसूरवार बन जाऊँगी। इसने फ़िक्रमंदी से सोचा। मगर जब मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकी तो मीसा को भी अपनी जीत का जश्न क्यों मनाने दूँ? जब तक मुमकिन होगा ऐसे ही सताऊँगी। बिगड़े अमीरज़ादे की यही सज़ा है। मेरे वजह से इन्हें कोई खुशी मिले ना मिले, ज़िंदगी भर मेरी वही मोहब्बत पाने के लिए तड़पते रहें। या अल्लाह कैसे गुज़रेगी ज़िंदगी? मेरा रवैया इनके साथ पहले जैसा हो नहीं सकता और बेरुखी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। इनकी तकलीफ़ से मुझे भी तकलीफ़ होती है। मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? इसने बेबसी से सोचा। वो नींद से बोझल आँखों से छत लिए लेटी छत को घूर रही थी। सुबह के 5 बजे थे। मीर अभी तक नहीं लौटा था मगर वह लाशा तौर पर अब तक इसका इंतज़ार कर रही थी। आज के दिन में रौनुमा होने वाले दोनों नाखुशगवार वाक़यों को सोच-सोच कर इसकी जान हलकान हो गई थी। तभी मीर सजावल आहिस्तेगी से दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। चलो बैठकर ना सही लेटकर ही सही, बेगम साहिबा ने हमारा इंतज़ार तो किया। मीर ने रूम में कदम रखते भरपूर कहकमा लगाया। दिलबर सही, अब तक जागकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। वो दोनों हाथ दाएँ-बाएँ तकिए पे जमा कर झुका था। इसकी गर्म साँसों से ज़रताश का चेहरा झुलसने लगा। मीर की साँसों से उठती कड़वी नागवार बू पर ज़रताश ने अपने दोनों हाथों को नाक पर जमाया। ज़हरीली बू मीर सजावल के मखसूस परफ्यूम की दिलफरेब खुशबू पर हावी हो रही थी। जो दिल के करीब हो, बेहद अज़ीज़ हो, उनकी बुराइयाँ भी चाहने वालों की नज़रों में अच्छाइयाँ बन जाती हैं। मीर ने इसकी नागवारी मुँह पर हाथ रखने पर चोट की। मीसा, अब तो ना आप अज़ीज़ हैं ना आपकी बुराइयाँ, इसलिए मुझसे उम्मीदें वाबस्ता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं वो पुरानी ज़रताश नहीं जो आपकी बुराइयों को भी ख़ंदा पेशानी से कबूल कर लेती। नापसंदा होने के बावजूद भी आपके गंदे शौक को दिल से लगाया हुआ था। ज़रताश तन कर बोली, जब मुझे कबूल कर लिया तो मेरी बुराइयों को भी कबूल कर लो। मुँह क्यों बना रही हो? मीर इसके बराबर में लेटते हुए बोला। वो कोहनी तकिए पे टिकाया हथेली पर सर रखकर ज़रताश के नागवार तासुरात दिलचस्पी से बखौर देख रहा था। आपको कबूल करना मेरी मजबूरी थी, आपकी बुराइयाँ कबूल करना मेरी मजबूरी में शामिल नहीं। अब आप फ़ौरन मुझसे दूर हो जाएँ वरना मैं इस कमरे से चली जाऊँगी। ज़रताश ने दो टोक में कहा, और मैं तुम्हें जाने दूँगा। मीर का कहना बरजस्ता था। ज़रताश चलने के तौफ़ के बाद एक ही चुस्क में पलटकर बेड से उतर गई। मीर सजावल हैरान होता बेड से उतरा मगर बुरी तरह लड़खड़ा गया। इस पर मदहोशी तारी हो रही थी और ज़रताश का ग्रेज़ इससे शदीद झंझलाहट में मुब्तला कर रहा था। वो गुस्से को कंट्रोल करता हुआ आगे बढ़ा। ज़रताश घबराई हुई खड़ी थी मगर आज वो मीर को मौका नहीं देना चाहती थी, इसलिए मीर को अपनी जानिब बढ़ता देखा ड्रेसिंग रूम की तरफ दौड़ लगा दी। मीर ने इसका इरादा भांप लिया। वो लंबे-लंबे डंक भरता हुआ फुर्ती से इस तक पहुँचा और झटके से इसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ मोड़ लिया।
जब मेरा कोई शरعی حق نہیں تھا تب بھی مجھے کوئی روک نہ سکا تھا۔ اب تو تم میری جائز اور قانونی بیوی ہو، مر کے بھی تمہیں دور رہنے کی اجازت نہیں دوں گا، اسپیشلی اپنے ولیمے کی رات۔ امپاسبل میرے دل پر، اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے زرتاش کی دونوں انگلیاں موڑ کر پوچھ سے لگائی، پھر اس کے ہونٹوں پہ استحقاق سے بھرپور مہر ثابت کی۔ مسز جاوری سے باؤں میں پڑھ کر بیڈ تک لایا۔ وہ دلفریب مسکراہٹ کے ساتھ زرتاش کے بگڑے تاثرات کو دیکھ رہا تھا۔ میر نے اسے احتیاط سے بیڈ پر لٹا دیا۔ نکاح سے لے کر 24 گھنٹوں کے درمیان تم نے میرے صبر کا اس قدر امتحان لیا ہے، تمہاری جگہ کوئی اور ہوتی تو اب تک اسے موت کے گھاٹ اتار چکا ہوتا۔ وہ بے بسی سے غررایا۔ موت کے گھاٹ اتارنے کی ہمت نہیں ہے تو اپنی زندگی سے نکال کر باہر پھینک دیں۔ وہ ترکی بے ترکی بولی۔ وہ ایک لڑائی لے رہی تھی، کسی طرح میر سجاول کو باس رکھے، ایسی کہ بدتیزی باہر پھینک دیتا ہوں، اس نے بخور لہجے میں کہتے ہوئے زرتاش کو اپنی مضبوط گرفت میں لیا۔ خیریت، اتنی صبح کیسے آنا ہوا؟ کیا رات کوئی مسئلہ ہوا تھا؟ میر جعفر ڈائننگ روم میں قدم رکھتے ہوئے بولے۔ ملازم نے صفدر شاہ کی آمد کے متعلق پیغام دیا تو وہ جو صبح کا اخبار تھامے چائے سے لطف انداز ہو رہے تھے، بھونکلا کر ڈائننگ روم تک پہنچے۔ ایسی کوئی بات نہیں، میر غنصفر سے ضروری بات کرنی تھی، سوچا ان کے شہر روانگی سے پہلے ملاقات کر لی جائے۔ رات میر صفدر نے ذکر کیا تھا کہ وہ لوگ آج ہی شہر واپس چلے جائیں گے۔ جی، وہ بزنس کے سلسلے میں جا رہے ہیں، ہم نے تو بہت کہا ہم کچھ دیر مسجد رک جائیں، مگر رانیہ بیٹی کی پڑھائی کا بھی خرچ ہو رہا ہے۔ میر جعفر نے ملازم کو اشارے سے میر غنصفر کو بلانے کے لیے بھیجا۔ بس یہی سوچ کر میں صبح ہی ہوتے ہی چلا آیا کہ جو بات میں کرنے آیا ہوں حویلی میں سب کی موجودگی میں کی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ صفدر شاہ پرجوش نظریں سینٹرل ٹیبل پر مرکوز کرتے ہوئے بولے۔ میر جعفر ان کے سنجیدہ چہرے کو کھوج رہے تھے کہ آخر ایسی بھی کیا بات ہے جو صفدر شاہ بغیر اطلاع کیے صبح سویرے ہی چلے آئے۔ چند لمحے گزرنے کے بعد میر صفدر اور میر غنصفر ڈرائننگ روم میں داخل ہوئے۔ صفدر شاہ نے فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر ان سے مصافحہ کیا۔ میر صفدر لمحے میں ان کی آمد کے مقصد سے باخبر ہو گیا تھا۔ ان کے چہرے پہ جاندار مسکراہٹ ابھری۔ صفدر کہو، کیسا آنا ہوا؟ سب خیریت ہے نا؟ میر غنصفر نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھتے ہوئے استفسار کیا۔ میر غنصفر، آج میں تم سے کچھ مانگنے آیا ہوں، مجھے پوری امید ہے تم انکار نہیں کرو گے، مگر پھر بھی فیصلے کا پورا اختیار تمہارے پاس ہے۔ صفدر شاہ نے تہمید باندھی۔ تم بولو، میں سن رہا ہوں، جو بھی تم مانگو گے اگر میرے بس میں ہوا تو ضرور دوں گا۔ میر غنصفر صاف گوئی سے بولے۔ میں اپنے بیٹے مخدوم شاہ کے لیے رانیہ بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں، یہ میری ہی نہیں رخسانہ کی بھی خواہش ہے۔ دراصل کل رخسانہ نے رانیہ بیٹی کو دیکھا تو انہیں بہت پسند آئی، وہ کہہ رہی تھی بہت پیاری بچی ہے، میں جلد سے جلد آپ لوگوں سے بات کروں۔ صفدر شاہ نے مداح بیان کیا۔ میر غنصفر اور میر جعفر ان کی غیر متوقع بات پر ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے، جبکہ میر صفدر مطمئن تھا۔ دراصل بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے رانیہ کی شادی کے بارے میں سوچا نہیں ہے اور اس کی تعلیم کا سلسلہ ابھی جاری ہے، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، آپ لوگ سوچ سمجھ لیں، آپس میں مشورہ کر لیں پھر جواب دیں۔ پڑھائی کا تو یہ ہے کہ وہ شادی کے بعد بھی جاری رکھی جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور یقیناً مخدوم شاہ کو بھی نہیں ہوگا، وہ مختلف سوچ کا انسان ہے۔ صفدر شاہ بولے۔ ٹھیک ہے، ہم سوچ لیں، رانیہ کی رضامندی بھی ضروری ہے، مشاورت کے بعد ہی پھر تمہیں کوئی جواب دے سکیں گے۔ میر غنصفر کو رانیہ کے لیے مخدوم شاہ کا رشتہ ہر لحاظ سے موزوں لگا۔ ٹیک یور ٹائم، کوئی جلدی نہیں، صفدر شاہ خوشگواری سے بولے۔ اب میں چلتا ہوں، مجھے اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے، جلد انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ صفدر شاہ چائے کا کپ رکھ عجلت میں بولے۔ یار ناشتہ تو کر کے جاؤ، سب کچھ تیار ہے، 2 منٹ میں لگاتا ہوں۔ میر غنصفر نے ملازم کو اشارہ کیا۔ ابھی وقت کم ہے، اگلی بار صحیح۔ صفدر شاہ نے سہولت سے انکار کیا۔ میر جعفر اور میر صفدر انہیں گاڑی تک چھوڑنے گئے تھے۔ ڈیڈی کیا سوچ رہے ہیں؟ میر صفدر واپس لوٹا تو میر غنصفر کو ڈائننگ روم میں سوچ میں ڈوبا ہوا پایا۔ یہی کہ رانیہ کے لیے مخدوم شاہ کا رشتہ بالکل مناسب ہے، مگر دل ڈر رہا ہے۔ میر غنصفر پرجوش لہجے میں بولے۔ ڈر کس بات کا ہے؟ آپ سب کچھ سارٹ آؤٹ ہو چکا ہے، میں مخدوم شاہ کو پرسنلی جانتا ہوں، وہ بہت اچھا انسان ہے، رانیہ اس کے ساتھ خوش رہے گی۔ میر صفدر نے چیئر سنبھال لی۔ میر صفدر کا ڈر ہی صحیح ہے، یہ ان لوگوں کی کوئی چال ہے، معظم شاہ کتنا ٹیڑھا انسان ہے، میں اس کی نس نس سے واقف ہوں، سب جانتا ہوں، وہ اتنی جلدی سدھرنے والا نہیں، اپنی شکست کا بدلہ وہ ضرور لے گا۔ اس بار اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے وہ یہ پینترا کھیل رہا ہے، ہماری کمزوری ہاتھ کرنا چاہتا ہے، مگر میں اسے اس کوشش میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ میر سجاول مشتعل ہو کر بلند آواز میں بولا۔ وہ بھی ناشتے کے لیے زرتاش کا ہاتھ تھامے ڈائننگ روم میں پہنچا تھا، اس نے دروازے پہ رک کر ان کی باتیں سن لی تھی۔ میر صفدر، ان کا ڈر صحیح ہے، یہ ان لوگوں کی کوئی چال ہے، معظم شاہ کتنا ٹیڑھا انسان ہے، میں اس کی نس نس سے واقف ہوں، سب جانتا ہوں، وہ اتنی جلدی سدھرنے والا نہیں، اپنی شکست کا بدلہ وہ ضرور لے گا۔ اس بار اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے وہ پینترا کھیل رہا ہے، ہماری کمزوری ہاتھ کرنا چاہتا ہے، مگر میں اسے اس کوشش میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ میر سجاول مشتعل ہو کر بلند آواز میں بولا۔
वो भी नाश्ते के लिए सरताज का हाथ थामे डाइनिंग रूम में पहुंचा था। इसे दरवाजे पर रुका इनकी बातें सुन ली थी। मीर गनसफा, मीर जाफर, मीर सबरी दोनों एक साथ इनकी तरफ मुतवज्जा हुए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये महज तुम्हारा वहम है, वरना हमें सफदर शाह के खुलूस में ज़रा सा भी खोट का शायबा महसूस होता तो मैं खुद इस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं देता। मगर वही 20 साल पुराने मुखलिस और खरे सफदर शाह हैं। मीर गनसफर ने तहम्मुल से जवाब दिया। दुश्मन दुश्मन कोई भी रूप धार ले, वो दुश्मन ही रहता है। इसे पहचानने वाले की नज़र ज़रूरत होती है, और आप लोगों की आंखों पर दोस्ताना की पट्टी बन गई है। मीर सजावल तुर्की पे तुर्की बोला। इसे चेयर घसीट कर सरताज को बिठाया, खुद इसके साथ वाली चेयर पर बैठ गया। मीर सजावल, तुम बस अपना ही दिमाग ना चलाया करो, कभी दूसरों की बात भी सुनने समझने की कोशिश किया करो। अभी हमारे बड़े मौजूद हैं, उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है। लोगों के रवैये, उनको परखने की समझ बूझ इनमें हमसे ज़्यादा है। बिलाखिर में सब दिन बोल पड़ा। प्लीज़ तुम तो बात ही मत करो, इन लोगों को घर तक लाने वाले तुम ही हो, वरना ये किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका था। तुमने इनसे राय व रासिम बढ़ाए तो आज इनकी इतनी ज़रूरत हो गई कि वो मुँह उठा के हमारे घर रिश्ता मांगने चले आए। मिस जवाल बल खा रहा था। क्या आप लोग ये भी भूल चुके हैं कि सफदर शाह ने सुंदस पुप्पो की दूसरी बेटी को अगवा कर लिया था? इसके साथ क्या किया क्या नहीं किया, आज वो कहाँ है, किस हाल में, कोई नहीं जानता। बस आप लोगों को दोस्तियाँ निभाने की पड़ी है। मिस जावल ने ये जिक्र निकाल कर सबके मुंह बंद कर दिए। किसके रिश्ते की बात चल रही है, हमें भी तो पता चले। फ़ायज़ा बेगम भी वहाँ पहुँच चुकी थी। इस ज़िक्र पर इनका दिल बहुत ज़ोर से धड़का। बहस का कुछ हिस्सा तो इनके कान में पड़ चुका था, मगर सुंदस की बेटी के ज़िक्र पर फ़ौरन से बेशतर अंदर आ गई। वो कसरत अनजान बनी पूछ रही थी। सत्तर शाह साहब रानिया के लिए अपने साहबजादे का रिश्ता लेकर आए। वो ज़हर खुन लहजे में बोला। ओहो, तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई, फ़ायज़ा बेगम बेख्याली में कह गई। क्या मतलब, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? मीर गज़ल ने भुएँ चढ़ाईं। कुछ नहीं, मैंने तो बस एक बात कही है, फ़ायज़ा बेगम गड़बड़ा कर बोली। मिर्ज़ा जावल, तुम्हारी बात भी दुरुस्त है, मैं इस मुतालिक ज़रूर सफदर शाह से ज़रूर बात करूँगा। मगर सफदर शाह की नीयत में ज़रा सा भी खोट होता तो वो हरगिज़ भी ताल्लुकात इस्तफ़ार करने की कोशिश नहीं करते। शादी में शिरकत करने के बहाने ही सही उन्होंने पहल की। इसलिए मखदूम शाह के रिश्ते पर गौर किया जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मीर जाफ़र मुदबराना बोले। पहल उन्होंने नहीं, पहल हमारे सुलह जो भाई ने की है। पहल इस तरफ से हुई है, इनविटेशन के बहाने वो भड़क उठा। जिसने भी की हो, कम से कम कुछ अच्छा करने की कोशिश की है, इससे पूरे गांव का फ़ायदा ही होगा। दुश्मनी से सिवाय नुकसान के कुछ हासिल नहीं हो रहा, खवा वो हमारा नुकसान हो या इनका, गांव वाले ही सबसे ज़्यादा पिस रहे हैं। मीर सदीन चिढ़कर बोला। जो कुछ भी हो जाए, मैं रानी की शादी इस खानदान में हरगिज़ नहीं होने दूंगा, और अगर आप लोगों ने ये कोशिश की और इनसे दोबारा रिश्ता जोड़ने के बारे में सोचा तो मेरा रिश्ता सबसे टूट जाएगा। वो हतमी अंदाज में बोला। नहीं नहीं, मेरे से ऐसी बातें मुंह से मत निकालो। अरे मैं कहती हूँ, लानत भेजें आप लोग इस रिश्ते पे। भला हमारी रानी अकेले रिश्तों की कोई कमी है? एक से बढ़कर एक रिश्ता मिल जाएगा। बल्कि वो जो MBA कासिम की बेगम है, उन्होंने कल रात खुद ढके छुपे लफ्ज़ों में मुझसे रानिया के लिए बात की है। फ़ाज़िया बेगम मीर जावल से ख़ाइफ़ हो गई थीं। मीर जावल के हतमी अंदाज़ में तकरीबन सभी ने चुप साध दी थी। सभी घरवाले इसके फ़ैसलेकुन तबीयत से वाकिफ़ थे। वो जो एक बार मुँह से निकाल देता, फिर इंच भी इसे पीछे हटने नहीं हटता था। ये आदत इसकी बचपन से ही रही थी, और यही बात मीर सब्ज़िन को परेशानी में मुब्तला कर रही थी। इसे मीर सजावल को इस रिश्ते के लिए राज़ी करना नामुमकिन लग रहा था, और रानिया के लिए मखदूम शाह से बेहतर कोई रिश्ता इसकी नज़र में नहीं था। वो इन दोनों की नज़रों में एक दूसरे के लिए पसंदगी भी देख चुका था। किचन में खड़ी रानिया बोझल कदमों से किचन से निकल आई। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए इसकी आंखों में बेहद जलन थी। वो उमड़ते आंसू को पलके झपक झपक कर अंदर उतारने की कोशिश कर रही थी। नाश्ते के बाद सरताज कराची जाने के लिए पैकिंग कर रही थी। वार्डरोब खोले खड़ी थी, तब मिस सजावल ने चुपके से आकर बैग से इसकी कमर के गिर्द बाजू हमाइल किए। सरताज उछल पड़ी। दिलबर सही पैकिंग हो गई, या मैं आपकी मदद करूं? मीर ने इसके शोल्डर पर थोड़ी टिकाकर सरगोशी की। मैं कर लूँगी, प्लीज़ आप मुझे छोड़ दें। सरताज ने इसके सर को तोड़ने की कोशिश की। क्यों छोड़ दूँ? तुम्हें हुक्मरानी सौंपी है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरे पर्सनल मामला में भी अपना हुक्म चलाओ। यहाँ से मेरी मर्जी चलेगी। वो इसे अपने साथ में लिए बैठ तक ले आया। रानी बीबी ने कहा, 2 घंटे में हमें कराची के लिए निकलना है, प्लीज़ मुझे पैकिंग करने दें। वो मिर्ज़ा जवल की बढ़ती हुई ज़िज़ारतों पे घबरा कर बोली। क्या कहा तुमने? रानी बीबी, तुम इसकी बाप की नौकर हो जो इसे बीबी कह रही हो? ज़री तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? बीबी कहने पर मिर्ज़ा जवल का दिमाग घूम गया। इसने झटके से सरताज को अलग किया। तुम बीवी हो मेरी, मैं तुम्हें रानी बनाकर लाया, और तुम हो के नौकरानी बनने पर तुली हो। खबरदार, जो अब तुमने किसी को बीबी कहकर पुकारा, टांगे तोड़ दूंगा। वो टपक कर बोला।
दिलबर से अगर तुम्हें ही अपनी हैसियत का अंदाज़ा नहीं होगा तो कोई और क्यों तुम्हारे वजूद की अहमियत को तस्लीम करेगा। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ घर पे नहीं रहूँगा। मेरे पीछे कोई तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करे तो मुझे कैसे पता चलेगा। इसके लिए तुम्हें ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि कोई तुम्हें कमतर समझ के तुम्हारी तौहीन ना करे। वो कोई मुलाजमा हो या फिर मेरी माँ ही क्यों ना हो, तुम्हें सबको अपनी पोजीशन का एहसास खुद दिलाना होगा, जो अब इस हवेली के बाकी अफराद से कम कम नहीं बल्कि इनके बिल्कुल बराबर है। मिस सजावट ने धीमे लहजे में समझाते हुए इसके बालों को कैचर से आज़ाद कर दिया। दरताज की रेशमी दराज जुल्फ़ें खुलकर इसकी पूरी कमर पे बिखर गई। मिस सजावट मशहूर हो गया। वो मुझे आपके कपड़ों की समझ नहीं आ रही, आप देख ले क्या रखना है। दरताज अपना आँचल संभालती बेड से उठ गई। वो भी देख लूँगा, पहले तुम्हें तो देख लूँ। इधर आओ, करीब से देखो, तुम्हें बताया था ना मेरी दूर की नज़र कमज़ोर है। वो दोबारा दरताज का हाथ पकड़ के ऐसे खुद से गिराता हुआ गंभीर आवाज़ में बोला, हेलो अम्मा, कैसी हैं। एयरपेस में मखदूम शाह की आवाज़ गूंजी। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। शाह कैसा है। रुखसाना बेगम बेताबी से बोली। मैं ठीक हूँ, मौज़म शाह भी ठीक है, यहीं मेरे पास है, चेकअप करवा लिए हैं, डॉक्टर्स ने रिपोर्ट्स करवाई है, वो आ जाए, इसके बाद ही सर्जरी की डेट मिलेगी। मखदूम शाह ने तफसीली जवाब दिया। घबराने वाली तो कोई बात नहीं है ना। रुखसाना बेगम ने फिक्रमंदी से पूछा। बिल्कुल भी नहीं, आप तसल्ली रखें, यहाँ के डॉक्टर्स श्योर है कि सर्जरी कामयाब होगी। वो पुरअतमाद था। अल्लाह करे ऐसा ही हो। रुखसाना कदरे मुतमईन हो गई। आप सुनाए, घर में सब खैरियत हैं। भाभी कैसी हैं। इसकी तबीयत ज़रा ऊपर नीचे रहती है, वैसे ठीक है, हम सब इसका बहुत ख्याल रखते हैं। आप मीर सजावल की शादी में गई थी। मखदूम शाह ने पूछा। मैं, तुम्हारे बाबा और समीना गए थे, ज़ैनब और रूश घर पर ही थी। अच्छा, कैसी रही शादी। मखदूम शाह बोला। सब कुछ खैरियत से हो गया और मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी भी है। रुखसाना बेगम मुस्कुराते हुए बोली। रियली, क्या खुशखबरी है। मखदूम शाह को तजस्सुस हुआ। तुम्हारे बाबा बड़ी हवेली तुम्हारा रिश्ता लेकर गए थे, रुखसाना बेगम ने खुशी से बताया। अच्छा, फिर इस तरफ से क्या जवाब मिला। मखदूम शाह ने ठहरे हुए लहजे में पूछा। अभी उन्होंने जवाब तो कोई नहीं दिया, सोचने के लिए वक्त मांगा है, मगर मुझे यकीन है जवाब हाँ में ही होगा। वो मजबूत लहजे में बोली। कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मीर सजावल के तेवर अभी भी वही हैं। मखदूम शाह मायूसी से बोला। नीयत अच्छी हो तो टेढ़े काम भी सीधे हो जाते हैं। उन्होंने तसल्ली दी। तुम अभी इस बात का जिक्र शाह से मत करना, हो सकता है इसे बुरा लगे। उन्होंने तायद की। इसे बुरा नहीं लगेगा। मखदूम शाह धीरे से बोला। वो क्यों। रुखसाना बेगम के लहजे में हैरत थी। कल इसने खुद मुझसे इस टॉपिक पे बात की थी। इसे मेरी रानी से शादी पे कोई एतराज़ नहीं है। मखदूम शाह ने इनकी हैरानगी दूर की। ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना मुझे तो धड़का लगा हुआ था कि शायद ज़रूर हंगामा करेगा। वो एकदम पुरसुकून हो गई। अम्मा, कल कल कॉल करूँगा, मैं ज़रा डिनर का इंतज़ाम कर लूँ। ठीक है, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। रुखसाना बेगम ने रिसीवर क्रेटल पर डाल दिया। हेलो वाइब्रेशन पर मीर सजावल ने हाथ बढ़ाकर साइड टेबल से मोबाइल उठाया। यार, बाकी का रोमांस हनीमून के लिए छोड़ दो, वो 12 बज चुके हैं, हम सब रेडी होकर बैठे हैं, सिर्फ आप लोगों का इंतज़ार हो रहा है। मीर सद्दीन साइड पर जाकर आहिस्तगी से बोला। व्हाट, 12 बज गए, हम बस आधे घंटे में नीचे आ रहे हैं। दत्ताश पैकिंग कर रही थी, इसलिए टाइम का पता नहीं चला। मीर सजावल खजल होकर बोला। पैकिंग हो गई, फिर भी आधा घंटा लगेगा। खुदा का खौफ करो, तुम्हारी फ़्लाइट तो रात की है, मगर शाम को मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, प्लीज़ जल्दी पहुँचो। मीर सब्ज़ी ने झंझला कर कहा। ओके, जस्ट कमिंग। मीर सजावल ने सिगरेट एश ट्रे में मिसलते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। दिलबर से क्या चीज़ है, वो दुनिया बुला देती है, अब जल्दी करो, नीचे सब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। वो कम्फर्ट हटाता जिल्लत में कहकर बेड से उठ गया। दत्ताज ने खुद को मोर इल्ज़ाम ठहराने पर सिखा जाने वाली नज़रों से देखा। अच्छा सॉरी, कान पकड़ कर। मीर ने शरारत से कहकर बाकायदा इसके कान पकड़े। मगर अब तैयार होने में तो टाइम लगेगा और अभी पैकिंग भी नहीं हुई। दत्ताज ने रोनी शक्ल बनाई। डोंट वरी, तुम आराम से तैयार हो जाओ, पैकिंग के लिए मैं किसी को बुलाता हूँ। मीर सजावल ने इसका चेहरा हाथों में थाम कर तसल्ली दी। वो दोनों ठीक आधे घंटे बाद मुकम्मल तैयारी के साथ लॉन्च में पहुंचे थे। इन्हें देखकर सभी अफराद अपनी जगह से खड़े हो गए। मीर साहिब, सफ़र में अपना ख्याल रखना, फ़ोन करते रहना, ये ना हो कि नई नवेली दुल्हन के संगत में माँ को बिल्कुल ही फरामोश कर दो। फ़ायज़ा बेगम ने इसके सर पर हाथ फेरा। अम्मा, आप इससे खौफज़दा मत हो, ये दुनिया की बाकी लड़कियों से मुख्तलिफ है, ये कभी भी मेरे प्यारों को मुझसे जुदा करने की कोशिश नहीं करेगी। मीर सजावल बोला। दत्ताज ने नज़र उठाकर ऊंचे पूरे मीर सजावल को देखा, जो हर कदम पर इसके लिए ढाल बनकर अपनी वालहाना मोहब्बत का सबूत दे रहा था। बेशक वो मीर को गुस्से और मलाल की कैफियत में अज़ियत दे रही थी, मगर चाहकर भी इसकी जज्बों की सच्चाई से नज़र नहीं चुरा सकती थी। इसका जादू तुम्हारे सर पर चढ़कर बोल रहा है, मगर मैं तुम्हारी माँ हूँ, जो तुम्हें नज़र नहीं आ रहा वो मैं बाखूबी देख रही हूँ। फ़ायज़ा बेगम दो बुदू बोली। बच्चे सफ़र के लिए रवाना हो रहे हो, तुम फजूल की बहस लेकर बैठ गई हो, इन्हें दुआएं देकर रुखसत करो। मीर जाफ़र ने इन्हें टोका। आपका बीच में बोलना ज़रूरी होता है, फ़ायज़ा बेगम नागवारी से बोली। मीर साहब, खैरियत से पहुँच कर कॉल ज़रूर करना। जरताश का और अपना ख्याल रखना।
میر جعفر نے فائزہ کو نظر انداز کرتے ہوئے تاکید کی۔ جی بابا صحیح۔ ان سے گلے مل کر زرتاج کا ہاتھ تھامے باہر نکل گیا۔ باقی سب گاڑیوں میں سوار ہو چکے تھے۔ زرتاج کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی رونقیں دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ وہ پہلی بار ہوائی جہاز سے سفر کرنے جا رہی تھی، یہی سوچ اسے پورے راستے سے بے چین کرتی رہی تھی۔ ایئرپورٹ کی چکا چوندھ نے اسے تو مزید حواس پختہ کر دیا تھا۔ وہ بچوں کی طرح سے ڈری سہمی میر سجاول کا ہاتھ دونوں ہاتھوں سے پکڑی ہوئی تھی۔ میر اس کی گھبراہٹ پر دھیرے سے مسکرایا، زرتاج کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ آس پاس کھڑے لوگوں نے دلچسپی سے پرفیکٹ نیولی میرڈ کپل کو دیکھا۔ میر سجاول جہاز میں بیٹھ کر میم سی مسکراہٹ کے ساتھ سیٹ پر سر رکھ کے ادھر ادھر نظر گھما رہا تھا۔ اسے جہاز کے ٹیک آف پر زرتاج کے متوقع خوف کا بے صبری سے انتظار تھا۔ اناؤنسمنٹ پر میر سجاول نے زرتاج کے گرد بیلٹ باندھا جو بالکل سن ہو چکی تھی۔ اس نے فوراً میر کا بازو مضبوطی سے دبوچ لیا۔ وہ مسلسل قرآنی آیات کا ورد کر رہی تھی۔ میر بیلٹ باندھ کر اپنی شیو پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ جہاز رن وے پہ چلنا شروع ہوا تو میر سجاول کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس کی روشن آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں۔ جیسے ہی جہاز نے ٹیک آف کیا، زرتاج سے لپٹ گئی۔ میر بے ساختہ ہنس پڑا۔ دلبر صاحب تھوڑا سا ادھر دیکھو۔ میر نے اس کا سر ونڈو کی جانب گھمایا۔ نہیں پلیز میر صاحب، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ زرتاج نے آنکھیں میچ لیں۔ میر کھل کر مسکرایا۔ دیکھو تو صحیح، کچھ بھی نہیں، ہم کتنا اونچائی پر آ چکے ہیں، دیکھو تو ڈر نکل جائے گا۔ زرتاج نے ذرا سی آنکھیں کھولی۔ کراچی شہر کی بے ترتیب روشنیاں لمحہ بے لمحہ دور ہو رہی تھیں۔ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر کے چہرہ میر سجاول کے سینے میں چھپا لیا۔ میر نے اسے اپنے مضبوط حصار میں لے لیا تھا۔ میری جان، ہیپی ہینی مون، میر نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ رانیہ کے آنسوں کو کراچی پہنچتے ہی بہہ نکلنے کا راستہ مل گیا تھا۔ وہ گھر پہنچتے روم میں بند ہو گئی تھی اور اب شام سے رات ہونے کو آئی تھی، مگر اس نے خود کو اندھیروں میں گم کر لیا تھا۔ کسی نے یہ سوچ کر بھی اسے ڈسٹرب کرنے کی کوشش نہیں کی۔ شادی کی تھکان ہے جسے وہ ایک ساتھ ہی اتارنا چاہتی ہے، اس لیے میر سجاول نے بھی اسے ایئرپورٹ چلنے کے لیے فورس نہیں کیا تھا۔ میر سجاول کی شدید رد عمل نے اس کے من میں کھلتے گلاب محبت کے پھول کو وقت سے پہلے ہی مرجھا دیا تھا۔ مخدوم شاہ کو بلانے پر اس کا دل سو طویلیں پیش کر رہا تھا، مگر اسے بھولنے کے لیے ہرگز راضی نہیں تھا۔ دونوں خاندانوں کی دشمنی اچانک دوستی میں تبدیل ہوتے سے لگا اس کے مخدوم شاہ کے حق میں کی گئی دعاؤں کی شرف مقبولیت حاصل ہو گئی ہے، مگر یہ گمان کھوکھلا ثابت ہو رہا تھا۔ وہ تکیے میں منہ چھپائے پہروں روتی رہی، دل سنبھالنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ مخدوم شاہ اس کی طویل ملاقاتیں یا باتیں نہیں ہوئی تھیں، مگر چند رسمی ملاقاتوں میں ہی وہ اپنے مہذب شائستہ رویے اور مثبت سوچ کی وجہ سے رانیہ کے دل کی گہرائیوں میں اتر چکا تھا۔ وہ اس کا ہم مزاج ہی نہیں، اس کی پہلی پسند بھی تھا۔ اس کو بھلا کر جینا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ اس نے دکھ سے سوچا اور بے حد ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہو رہی تھی جب فون کی بیل پر اسے تکیہ سر سے ہٹا کر فون کی طرف دیکھا۔ اس نے مخدوم شاہ کا نمبر دے کر آنسو صاف کرتے ہوئے کال اٹینڈ کی۔ السلام علیکم۔ اس نے اپنی آواز کو حد المکان نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کی اور دھیرے سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ شادی اٹینڈ کر لی؟ مجھے مس بھی کیا یا نہیں؟ وہ خوشگوار موڈ میں تھا۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہوں۔ کیا بات ہے، موڈ آف ہے یا تھکی ہوئی ہو؟ ایسی تو کوئی بات نہیں، بس سو رہی تھی۔ اوہ، پھر تو میں نے تمہیں ڈسٹرب کر دیا۔ وہ جس ہو گیا۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں، میں آپ کی کال سے قبل ہی جاگ گئی تھی۔ تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں۔ اینی ویز میں نے کہا تھا نا، میں سب کچھ سارٹ آؤٹ کر کے رہوں گا۔ میرے ارادوں کو اللہ سائیں نے کامیابی سے ہمکنار کروا ہی دیا۔ میری لگن سچی تھی، اس لیے ہمارے رشتے کے اسباب بھی بن گئے۔ اگر ہم سچے دل سے کوئی نیک کام کرنا چاہیں تو شروعات میں کتنی مشکلات پیش کیوں نہ آئیں، اختتام ہمیشہ خوش کن ہوتا ہے۔ مخدوم شاہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ آپ کامیاب ہو گئے، دشمنی بھی ختم ہو گئی، پرانی دوستی کا سلسلہ بھی دوبارہ جڑ گیا، مگر ہم جہاں کھڑے تھے آج بھی وہیں کھڑے ہیں۔ ہمارے حالات آج بھی وہی ہیں، وہ نہیں بدلے اور نہ بدلیں گے۔ رانیہ اداسی سے مسکرائی۔ کیا مطلب؟ مخدوم شاہ نے برجستہ کہا۔ مطلب کہ سجاول بھائی نے اس رشتے کے لیے صاف انکار کر دیا ہے، حتیٰ کہ یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہمارا رشتہ جوڑا گیا تو وہ ہم سے اپنا رشتہ ختم کر لیں گے۔ رانیہ نے تفصیل سے آگاہ کیا۔ مگر وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اسے میری فیملی کی طرف سے شادی کی شرکت پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ اس نے ڈنر بھی ہمارے ساتھ کیا تھا۔ مخدوم شاہ حیرت زدہ تھا۔ انہیں لگتا ہے کہ یہ آپ لوگوں کی کوئی چال ہے، ہم سے رشتہ جوڑ کر معظم شاہ ہم سے اپنی شکست کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ رانیہ نے مزید تفصیل بتائی۔ وٹ ربش، اس انسان کا دماغ خراب ہے۔ اگر ایسے ہی کرنا ہوتا تو بدلہ لینے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ بابا صاحب خود چل کر حویلی نہیں جاتے؟ مخدوم شاہ تپ کر بولا۔ ویل، تم ریلیکس ہو جاؤ، میں پاکستان پہنچ کر خود میر سجاول سے بات کروں گا، اسے سمجھاؤں گا، مجھے یقین ہے وہ سمجھ جائے گا۔
प्लीज़ खुदा के लिए आप इनसे बात नहीं करेंगे, वो सरफिर एक ख़तरनाक इंसान है, गोली बंदूक के बिना तो बात ही नहीं करते, आप इनसे बात करेंगे तो न जाने क्या हशर करेंगे, खुदा न खास्ता आपको नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। अब ऐसी कोई भी कोशिश नहीं करेंगे। इससे मिन्नत की। वो जज़्बाती इंसान है, दिमाग की बजाय दिल से काम लेता है, इसे समझाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं इसे अपने तरीके से समझाऊँगा तो वो समझ जाएगा। जब मैंने यहाँ तक कोशिश की तो आगे भी मुझे हिम्मत करनी होगी। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, इसने रानिया को तसल्ली दी। दिलबर शायद तैयार हो जा, आज डिनर बाहर करेंगे। मिसेज़ एवन्स ने इसके बालों में उँगलियाँ चलाई। क्यों, जब हम 2 दिन से रूम में ही हैं, कहीं नहीं गए, तो आज भी बाहर जाकर क्या करेंगे? आप रोज़ाना की तरह खाना यहीं मँगवा लें। वो तब कर बोली और मीर की तरफ से मुकम्मल पुश कर गई। मीर ने फलक शगाफ कहकमा लगाया, कहती तो सही हूँ, स्वीट का व्यू लाजवाब है, यहाँ डिनर करने का मज़ा ही कुछ और है। वैसे भी हनीमून कमरे में ही सेलिब्रेट करना चाहिए, बाहर घूमने फिरने को तो उम्र पड़ी है। तुम्हें दोबारा ले आऊँगा, फिर जितना दिल करे घूम लेना। वो ज़रताश की खफ़ी से महफूज हो रहा था। ज़रताश की खामोशी इसके शदीद गुस्से को ज़ाहिर कर रही थी। मीर बेसाख्ता हँसा। "यह गुस्सा क्यों करती हो? मज़ाक कर रहा हूँ। शादी की थकन भी तो उतारनी थी। थकन उतर गई, अब आपको घुमाएँगे, शॉपिंग भी करवाएँगे। शाबाश, उठो, जल्दी से रेडी हो जाओ।" इसने ज़रताश के बाल मुट्ठी में भरकर खींचे। देखो, इतने शानदार बीच रिज़ॉर्ट में बुकिंग करवाने का मकसद यही था कि दिलबर शाही सूट में रहते हुए बोर ना हो जाए। अब नखरे मत करो, उठ जाओ, आज यहाँ हमारी लास्ट नाइट है, कल मलेशिया के लिए फ़्लाइट है, वहाँ हनीमून पैलेस मीटिंग भी है, फिर बिज़ी हो जाऊँगा तो और गुस्सा करोगी। मीर ने इसका बाजू पकड़कर रुख अपनी जानिब किया। ज़रताज ने खफ़ी का भरपूर तासुर देते हुए उससे नज़रें नहीं मिलाईं। बस बहुत हो गया ना यार, अब जल्दी से रेडी हो जाओ, बाहर भी टाइम लगेगा। इसने ज़रताज को उठाकर बिठा दिया। ज़रताज बेड से उतरकर ढीले-ढाले अंदाज़ में वॉशरूम की तरफ चल पड़ी। वो शावर लेने के बाद वाइट शिफॉन के नफीस सूट में मलबूस किसी भी किस्म के मेकअप से पाक चेहरा लिए बाहर निकली। वो आईने के सामने खड़ी अपने दराज बालों को सुलझा रही थी। मिसेज़ एवल बैकग्राउंड से टेक लगाए स्मोकिंग कर रहा था। बेखुदी के आलम में से देखता रहा, यहाँ तक कि सिगरेट इसकी उँगलियों तक जा पहुँचा। इसे चौंक कर सिगरेट एस्ट्रे में मसला, फिर चलकर आया, उसके गिर्द अपने बालों से भरपूर बाजू हमाइल कर लिए। आईने में दोनों का एक साथ बहुत खूबसूरत लग रहा था। दिलबर साहब, आपको नहीं लगता हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने थे? इसे ड्रेसिंग टेबल पर रखे गुलदान में से फ्लावर निकाला, फिर फ्लावर से ज़रताश के रुखसार पे लकीर खींचकर इसकी भीगी पलकों पे अटका दिया। ज़रताश ने पलकें उठाकर मुस्कुराती नज़र से उसके दमकती चेहरे को देखा। आई लव यू बहकने लगा था। ज़रताश के गुलाबी चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई। आई लव यू टू मोर देन यू। अब आप लेट मत करें, मुझे बहुत भूख लग रही है। वो मीर को धकेलते हुए बोली, यार दिलबर प्लीज़ मेरी महबूबा ही रहो, खौफनाक बीवी मत बनो। तुम तो बाकायदा मुझे पीटने लगी हो और मैं मज़लूम सा शौहर तुम्हारा हर ज़ुल्म सहने का आदी होता जा रहा हूँ। ऐसे धक्के दे रही जैसे हमारी शादी को 15-20 साल हो गए हैं। आपको वक़्त बेवक़्त के दौरे पड़ेंगे तो मैं यही करूँगी। ज़रताश ने इसके बाजू पे चुटकी भरी। दिलबर साई, इट्स आवर हनीमून ट्रिप, ये धक्के-मुक्के आपको ज़ेब नहीं देते। वो बाजू से हिलाता हुआ बेइंतहा चहक रहा था। ज़रताश के शीरे लहजे पे खिलखिलाकर हँस पड़ी। मीसा, ये आपने सारी डिशेज़ चाइनीज़ ही मँगवाई है। पहले तो आपको चाइनीज़ बिल्कुल पसंद नहीं था। ज़रताश फ्लाइंग सॉसर में फ़ोर्क फँसाकर बोली, पहले वाक़ई अच्छा नहीं लगता था, मगर अब शौक से खाने लगा हूँ। जो मेरे दिलबर साई की पसंद है वो मेरी पसंद है। मीर ने कंधे उचकाए। ज़रताश ने मुस्कुराकर प्लेट पर झुक गई। मीर ने फ्राइड राइस का पहला स्पून इसकी तरफ बढ़ाया। क्या कर रहे हैं, सब लोग देखेंगे। ज़रताश झिझकते हुए बोली, सो व्हाट, देखने दो। मीर सजावट ने लापरवाही से कहा और उसे अपने हाथों से खिलाने लगा। वो जब से हनीमून पर आए थे, मीर इसे अपने हाथों से ही खिलाता था। ये पाकिस्तान नहीं, अगर पाकिस्तान भी होता मैं तब भी इसी तरह तुम्हें अपने हाथों से खिलाता। घर में तो मजबूरी है, सबकी मौजूदगी का लिहाज करना होता है, मगर बाहर अपनी बीवी को खाना खिलाने में मुझे कोई शर्म महसूस नहीं हो सकती। वो संजीदगी से बोला। ज़रताश निसार होती नज़रों से उसे देख रही थी। इन 2 दिनों में वो मीर की ज़्यादतियाँ तकरीबन भूल चुकी थी। मीर सजावट ने इसे अपनी दीवानगी के सामने कुछ भी याद रखने का मौका ही नहीं दिया था। डिनर से फ्री होने के बाद मीर ने ड्राइवर को मॉल ले जाने के लिए कहा था। मैं इतने सारे शूज़ और सैंडल और पर्सेस का क्या करूँगी, अभी तो शादी का भी सारा सामान पैक पड़ा है। ज़रताश थक कर बोली, दिलबर यहाँ के पर्सेस और फिर फुटवियर ही कमाल होते हैं, बाकी इंडियन ड्रेसेस के अलावा कपड़ों की वैरायटी ऐसी नहीं होती कि जो तुम यूज़ कर सको ना। मैं तुम्हें ऐसी ड्रेसिंग करने दूंगा तो फिर कुछ तो लेना है ना। मीर ने यहाँ वहाँ नज़रें दौड़ाई। बस फिर इतना कुछ तो लिया है ना, अब वापस चलते हैं। वो बेजारी से बोली, रो क्यों रही है, अभी चलते हैं। इसने ज़रताश को बच्चे की तरह पुचकारा। वो देख रही है कितना खूबसूरत लग रहा है, तुम पर बहुत जचेगा। मीर ने एक ड्रेस की तरफ इशारा किया। ये मैं नहीं पहनूंगी। ज़रताश ने कानों को हाथ लगाए। मेरे लिए ज़रूर पहनोगी। वो ब्लैक और गोल्डन कंट्रास्ट का वेस्टर्न टॉप था जिसके साथ तंग जीन्स थी। मीर ने पेमेंट की और ज़रताश का हाथ थामे शॉप से निकल आया।
मीर साहब मैं नहीं पहनूंगी, मैं कैसे पहन सकती हूँ, मैंने ज़िंदगी में कभी जीन्स नहीं पहनी। ज़रताश पूरे रास्ते नहींने की रट लगाती रही, मगर रूम में पहुँचते ही मीर साहब ने बैग इसके हाथ में थमाकर ज़बरदस्ती वॉशरूम में धकेला। ज़रताश ने झिझकते हुए बेड से ड्रेस निकालकर गहरी सांस खींची। दिल भर सही, अब बाहर भी निकलो, मुझे दिखाओगी भी सही, या मैं ऐसे ही सो जाऊँ, मीर ने बुलंद आवाज़ में कहा। चंद लम्हों बाद ज़रताश घबराई हुई सी वॉशरूम से निकली। मीर सोफे पर पुरजमान अपनी पसंदीदा मशरूब से लुत्फ़अंदाज़ हो रहा था। वाओ लुकिंग सो प्रिटी, इधर आओ, मीर ने सर के इशारे से उसे पास बुलाया। नहीं बस आपने देख लिया ना, अब मैं चेंज कर रही हूँ। वो दोबारा वॉशरूम की तरफ बढ़ी। हर किसी मेरी इजाज़त के बगैर तुम कैसे चेंज कर सकती हो? अभी तो मैंने तुम्हें जी भर के देखा भी नहीं है। खबरदार, तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया। मीर इसे वार्निंग देता हुआ मजबूत कदम उठाता हुआ इस तक पहुँचा। मीर साहब मुझे जीन्स में उलझन हो रही है, इसने मुँह बसोरा। पूरी ज़िंदगी पहनने के लिए नहीं बोला है, कुछ देर मेरा दिल बहलाने के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती। मीर ने पुरशौक निगाहों से उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वेस्टर्न ड्रेस में ज़रताश की फिगर क़यामत ढा रही थी। मीर सजा हुआ लहाना इसकी तरफ बढ़ा। इसने ज़रताश को शानों से थाम कर खुद में समो लिया। मीर सजावल दीवानवर अपनी चाहते इस पर निछावर कर रहा था। ज़रताश के तमाम गिले शिकवे अपने महबूब शौहर की वरफ़ती पर मोम बनकर पिघलने लगे। चाहे जाने का एहसास हर मनफी सोच पर हावी हो गया था। वह सब कुछ फरामोश किया, इन पर कैफ़े लम्हात को यादों के सीप में कैद कर रही थी। मीर साहब गुस्ताखी माफ़, मगर आपसे बहुत ज़रूरी काम था, इसलिए फ़ोन किया है। करीम झिझकते हुए बोला। खैरियत, ऐसा क्या काम पड़ गया? गाँव में कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? मीर सफदीन एकदम परेशान हो गया। वो पिछले 10-12 दिन से शहर में ही था। नहीं सरकार, वो बात दरअसल ये कि मेरी अम्मा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, वो हॉस्पिटल में है। करीम ने तंबीह बांधी। अच्छा, तो पैसों की ज़रूरत है, तुम फ़िक्र मत करो, मैं चाचा साईं को कह देता हूँ, तुम इनसे जाकर मिलो। बल्कि तुम्हें मुझे कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं थी। चाचा साईं किसी की भी मदद करने से हाथ नहीं रोकते। इस बात का इल्म तो तुम्हें भी होगा। मीर सफदीन एजी चेयर पर झूलते हुए बोला। सरकार, बात ये नहीं, कल से अब तक सारा खर्चा मीर साईं ने ही उठाया है। फिर क्या बात है? मीर सफदीन ने संजीदगी से कहा। अम्मा में बड़े मीर साईं या आपसे बिलफौर मिलना चाहती है, कहती हैं इन्हें आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है, जो वो सिर्फ़ आपको या बड़े मीर साहब को ही साईं को ही बताएँगी। साईं मेहरबानी करें, जल्दी यहाँ पहुँचें। डॉक्टर ने कहा अब वक़्त बहुत कम है और अम्मा आपसे मिलने पर ज़िद हैं। वो कहती हैं आपसे मिले बगैर दुनिया से चली गई तो रब को क्या मुँह दिखाएँगी। ओके, रात बहुत हो गई है, मैं सुबह आते ही गाँव के लिए निकलता हूँ, तुम परेशान मत हो, मैं पहुँच जाऊँगा। मिस सब्ज़ी ने उसे तसल्ली दी। मिसा, एक अर्ज़ और है। वो क्या है? हाँ कहो। अम्मा ने कहा आपके हॉस्पिटल मिलने आने की खबर हवेली में किसी और को ना लगे, इस बात का ख़ास ख़याल रखिएगा। होममेड ने हंगारा भर के कॉल काट दी। वो हैरत ज़दा था, ऐसी क्या बात है जहारा मरते वक्त सिर्फ इनको बताना चाहती थी और इतनी राजदारी बरत रही थी, सोच कर कोई सिरा ही नहीं मिल रहा था। इसने सर झटक कर कल होने वाली मीटिंग्स को कैंसिल करने के लिए अपने पीए को कॉल मिलाई।